शॉपिंग? उसने इस बात में सर हिलाया। लेकिन क्यों बिलाल, मेरे पास अभी अच्छे कपड़े और जूते हैं। अब्बू ने बना कर दिए थे शादी के लिए बहुत सारे। और मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था ना। लड़के वालों की तरफ से कुछ नहीं होता क्या? उसकी ज़रूरत नहीं है बिलाल, ज़रूरत है फातिमा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी शय की महरूमी में रहो। ये सब मेरी वालदा और बहनों को करना था। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सोचो। तो ये सोचो कि वो इस शादी पर राज़ी नहीं थी। वो कुछ कहने को थी जब बिलाल ने होंठों पर उसके उंगली रख दी। बस 10 मिनट हैं और हम निकल रहे हैं। और अब वो उस मॉल में थे। उस वक्त बिलाल ज़फ़र ने जाना कि वो कैसी लड़की थी, अपनी ज़ात के अंदर ही मुकीद थी। इतने दिनों से वो उसके साथ ठीक थी, एतमाद भी था, जवाब भी देती थी। और अब बाहर की दुनिया में वो वापस वही पजल और कंफ्यूज सी लड़की बन चुकी थी। इंटरव्यू में उंगलियां मोड़ती, अटक अटक कर जवाब देती हुई, उसके पीछे चलने की कोशिश करती हुई, छुपने की कोशिश करती हुई। उसे सच में दुख और तकलीफ हुई थी। वो ये सब कुछ देख चुका था। वो इस सब का अंजाम भी देख चुका था। उसके अपने ख़ानदान में, घर में ऐसी ही मखलूक परवान चढ़ रही थी, अपनी मर्जी त्यागे, मुंह सिए हुए, सर झुकाए हुए, बाहर वालों से खाइफ और उनके लिए परेशान रहता था। वो तो उसके लिए क्यों ना होता। बड़ा जुल्म करते हैं हम लड़कियों पे, बच्चियों पे। उनके बचपन को वक्त से पहले हाँक कर उधेड़ उम्री की तरफ ले आते हैं, उनकी ख्वाहिशों को दबा देते हैं, उनकी मर्जियों पर मोहरें लगा देते हैं। बड़ा जुल्म करते हैं। उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसके बराबर में चलने लगा था, एतमाद के साथ। जो दिल चाहे लो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, जो अच्छा लगे वो हर शय, हर माल और हर शय, सारा माल, सब दुनिया। कोई किसी के कहने से सारी दुनिया तो नहीं ले लेता, लेकिन किसी का ये कह देना कि सारी दुनिया ले लो उसे सारी दुनिया का मालिक ज़रूर बना देता है। वो दोनों रात को खाने के बाद टहलने के लिए गए थे। वो उसका हाथ पकड़े उस खामोश और कदरे सुनसान सड़क पर चहलकदमी कर रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनियां अंधेरे को बड़ी हद तक बेबस किए हुए थी। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तुमसे तभी इम्प्रेस हो गया था। वो हंस पड़ी। हाँ सच में, जिस तुम्हारी जैसी लुक थी, तुम्हारा लहजा, बात करना, उस सब के बावजूद तुम वहाँ थी और आगे भी जाने को तैयार थी। कोई भी देखता तो इम्प्रेस ही होता। वो चुप रह गई। लेकिन अंसारी साहब तो इम्प्रेस नहीं थे ना, है ना? वो मुतमईन है फातिमा। वो तुमसे खुश ना होते तो तुम वहाँ ना होती। एक बात बताएंगे? पूछो। आपने उनसे सिफारिश की थी ना मेरे लिए? हाँ। वो उसे देख कर रह गई। हाँ मतलब आप मेरी सीढ़ी हैं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं तुम्हारा नसीब था। मैं वहाँ ना होता, तुम उस जॉब पर ना आती, तो ये सब कैसे होता? वो ज़रा की ज़रा चुप रह गई। हर मंज़र में मनफी पहलू देखो तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन फातिमा सवाल ये है कि ऐसा करें क्यों? वो उसका हाथ पकड़े बहुत दूर तक निकल आया था। तुम लोग क्यों आ गए हो? डॉक्टर अंसारी ने उन्हें अस्पताल में देखकर सवाल किया था। वो झींप गई और वो हंस पड़ा। जाओ छुट्टी करो, हफ्ता 2 हफ्ता और हमें भगा कर राज़ी हैं? देखो बच्चे, मैं नहीं चाहता कि किसी के कबाब की हड्डी बनूं। वो मुस्कुरा दिया। हनीमून भी नहीं? हनीमून पर ही तो आए हैं सर। उसने उन्हें देखा था। नशा टूट रहा था सर, एक आध सर्जरी दे दे। वो तो मेहरान ले चुका। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, करना चाहो तो। उसने मुंह बनाया। अब मेरी ये औकात हो गई है, उससे बात कर लो। मेरी जूती करती है उससे बात। तो फिर अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन करो, उसी पर ही सब्र शुक्र करो, उन्होंने रसान से कहा था। वार्ड में एक एक बंदे ने उसे मुबारकबाद दी थी, खुश दिली से वेलकम किया था, सिवाय मेहरान के। वो उस दिन स्टाफ रूम में बाकी 2 फीमेल कुलीग्स और एक सीनियर डॉक्टर के पास बैठी थी जब वो अंदर आया। एक सरसरी नज़र उस पर डाली थी। बहुत देर तक खड़ा उनसे बातें करता रहा था, लेकिन एक बार भी उसे मुखातिब नहीं किया था। वो सारा वक्त सर झुकाए बैठी रही थी। उसके जाने के बाद उन्होंने उससे कहा था, तुम बुरा मत मनाना फातिमा, वो डॉक्टर बिलाल से जुड़े हर इंसान के लिए इतना ही रूड है। वो चुप रह गई। हत्ता का एहसास उसके कान की लू को लाल कर चुका था। ये क्यों है इतनी दुश्मनी? उस दूसरी लड़की ने पूछा था तो वो कंधे उचका कर रह गई। सुना है कॉलेज में तो बड़े पक्के दोस्त थे, हाउस जॉब भी साथ ही की। और ये 2 नहीं, तिकोन थी इनकी, अरूज महर।
मेहरान की गर्ल फ्रेंड कह लो, जिससे बाद में उसकी मंगनी भी हो गई थी। फिर जाने क्या हुआ, ये जानी दुश्मन हो गए। वो हैरत ज़दा सी ये सारी कहानी सुन रही थी। ये सब उसे पता नहीं था। मैं ये नहीं करूँगी, उसने साफ इनकार कर दिया था। बिलाल ने उसे बगौर देखा। कम ऑन यार, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। अव्वल तो वो बाहर खाना खाने पर राज़ी नहीं थी। अब उसके बहुत इसरार पर वो बाहर आई थी तो सर्जन साहब की नई फरमाइश थी, वेटर को खुद बुलाओगी और खुद ऑर्डर दोगी। ये मुझसे नहीं होगा। कमाल है, इतना अरसा को एजुकेशन में पढ़ी हो, घर से बाहर रही हो, अस्पताल में भी रही हो, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? वो फौरन बोला था, हम यहाँ बहस करने आए हैं, नहीं खाना खाने। और मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी ऑर्डर कर दो। वो मरता क्या ना करता कि मिसदाक पर वेटर को इशारा करने लगी थी। आई डोंट लाइक वेमेन बोल्ड, बट आई वॉन्ट देम टू बी स्ट्रॉन्ग। वो खाने के दौरान उससे कह रहा था, सहारे मत ढूंढो, जो खुद से कर सकते हो वो खुद करो, और जो नहीं कर सकते उसकी इस्तात मांगो। सहारे मत ढूंढो। वो खाने के बाद घर के लिए निकले ही थे जब उस कदरे सुनसान सड़क उस गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया था। वो 4 अफराद थे, मुंह छुपाए। कत्तन कत्तन गाड़ी से मत उतरना, बिलाल ने उसे कहा था। वो कांप कर रह गई थी। आप भी मत उतरे। फातिमा, मैं क्या कह रहा हूँ, गाड़ी से मत उतरना। उनमें से एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को कहा था। वो उसे इशारा करके उतर गया था। वो अब बिलाल से कुछ पूछ रहे थे। उनके हाथों में डंडे थे। फातिमा के पसीने छूट गए। वो दहशत से कांप रही थी। बिलाल उसे सीट में नीचे की तरफ छुप जाने का कह गया था। तभी उसने वो आवाज़ सुनी थी। हाथापाई, मारपीट शुरू हो चुकी थी। वो 4 थे और मुसल्ला थे। वो अकेला था, बहादुर था। 4 खाई तो 1 मारी, 2 खाई तो 3 मारी। फातिमा का सांस घुटने लगा था। यूं बस तमाशा देखना तो बहुत मुश्किल था। ऐसे तमाशा वो पहले भी देख चुकी थी, पर तब उसके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब उसने जल्दी से डैशबोर्ड पे हाथ मारा। उसका फ़ोन वहीं पड़ा था। उसने फिसलते हाथों से पुलिस का नंबर मिलाया था। वो 7 मिनट तक मार खाता रहा, बचाव करता रहा। जख्मी वो 5 थे, ज़्यादा या कम थे ज़रूर। जब तक पुलिस के सायरन की आवाज़ आई, फातिमा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पुलिस की जीप दिखाई देते ही वो गाड़ी से उतरी थी। वो तीनों अफराद भागकर गाड़ी में चढ़े थे, और वो चौथा आदमी, फातिमा ने उसे पहचान लिया था। वो उसका तायाजाद था। बैरूनी दरवाज़ा धाड़ से खुला था। बरामदे में बैठे उन अफराद ने चौंक कर देखा था। कांधों पे शाल और सर पे दुपट्टा लिए फातिमा उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसकी चाल ही कुछ और थी, अंदाज ही अलग था। उनमें से किसी ने आज से पहले उसे यूं नहीं देखा था। वो सर तान कर, आंखों में आंखें डालकर घूरती हुई उनके करीब आई थी। तू यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं है कि यहाँ औरत? शट अप, वो हलक के बल चिल्लाई थी। वो एक लम्हे को चुप रह गया था। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने आई हूँ भाई मुजाहिद, मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। वो जैसे उन सब पर कहर बनकर टूट जाना चाहती थी। वो शख्स मेरा मुहाफिज है तो वो मेरी हिफाजत में भी है। उसे कुछ होगा तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। ओ क्या बकवास कर रही है फातिमा, होश में तो है? अभी अभी तो होश में आई हूँ, और होश में आते ही सबसे पहले जो चेहरा देखा है वो मेरे शोहर का है। वही चेहरा मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले देखना चाहती हूँ। आइंदा उस पर हमला करने से पहले मुझ पे हमला करना। मैं मर गई और वो बच गया तो खैर है, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ और मैं जिंदा रह गई तो कोई जिंदा नहीं रहेगा तुम में से। उसके तायाजाद भाई ने बिफरे हुए अंदाज से उस पर हाथ उठाना चाहा। वो उसके लिए भी तैयार थी। उसने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया था। ये गलती ना करना, मुझे अस्मा ना समझना, ये भूल भूल के भी ना करना। और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर हुर्रा रही थी। जो कुछ तुम सब ने मेरी माँ के साथ किया है वो हो चुका। मेरे बारे में सोचना भी मत। मैं उसकी तरह चुपचाप मर नहीं जाऊंगी। वो कहकर पलटने को थी, फिर रुकी। और आज जो कुछ तुमने बिलाल के साथ किया है उसके बदले में देने को मेरे पास भी एक तोहफा है। थाने कचहरी का एक चक्कर मेरी तरफ से। वो उसे देख कर रह गए थे। चींटी के पर यूं निकल आएंगे ये उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो उसे देखकर हंसा तो माथे की चोट दुखने लगी थी। उसके चेहरे पे फैली दर्द की वो लहर फातिमा ने पढ़ ली थी। वो कुर्ब से उसके वजूद पे वो जख्मों और नीलों के निशान देखती रही थी।
اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ یہاں فٹ نہیں آتا سرجن صاحب۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ نہیں تو نہ سہی۔ وہ بہت دیر تک اسے یوں ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں بلال، ہرگز نہیں۔ یار، اس نے ہاتھ سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ نزدیک جا بیٹھی تو بلال نے ہولے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں نا، یہ مقدر میں تھا، ہو گیا، اب جانے دو۔ جانے دوں؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ جانے دوں؟ یہ آپ کہہ رہے ہو؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بات پوری نہیں کر سکی تھی۔ آپ کی جگہ میں ہوتی اور ان کی جگہ آپ کے گھر کے لوگ، تو آپ جانے دیتے؟ وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ محبت قیوم کھوسا کی میٹھی زبان تھی۔ اس کے لہجے میں گھلی سرائکی کی شیرنی تھی۔ اس کا اپنی مٹی سے تعلق تھا اور محبت اسما شیرازی تھی۔ اس کے لہجے میں بولتی میٹھی اردو تھی۔ اس کا شاعروں جیسا گھرانہ تھا۔ وہ تعلق جو محبت تھا، اور محبت تھا وہ محبت جو ہر شے سے اونچی ہے، ذات، رنگ، نسل، خاندان، زبان، ہر شے سے اونچی، سب سے اوپر۔ اور اس نے اپنا آپ منوا بھی لیا تھا۔ وہ سرجن اسے اپنا دل دے بیٹھی تو اس نے شکریہ کہہ کر قبول کیا تھا۔ وہ ایسا خوش قسمت کہ اسے چنا گیا تھا۔ اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ وہ 7ویں آسمان پر نہیں تو چوتھے 5ویں پر تو ضرور تھا۔ اور اسے زمین پر لایا باپ کا تھپڑ اور ماں کی گالی۔ بے حیا تیڈی منگ ہے یہاں۔ وہ حرافہ، وہ شرم کر قیوم، شرم کر۔ وہ کیوں شرم کرتا؟ جرم تھوڑی نہ کیا تھا۔ پریت نہ دیکھے جات کو جات۔ اسے ایک ایک نے سمجھایا پر وہ نہ مانا۔ اس سے شادی کر ہی لی۔ وہ ضدی تھا تو یہ بھی ضدی۔ ایسے تو ایسے سہی۔ شادی کے بعد دنیا ہی جنت بن گئی۔ وہ 2 محب جو محبوب بھی تھے، کچھ سالوں میں 3 ہو گئے۔ میڈی فاطمہ، وہ 5 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار دادی کو دیکھا تھا اور دادا کو دیکھا تھا۔ وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، وہ تو بس اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ چل قیوم، غصہ چھوڑ، تو نے بھی تو اپنے من کی کر لی۔ چک میرا پتر، سامان اٹھا اور چل گھر۔ ماں باپ بار بار منانے کو آئیں تو کوئی روٹھا رہے گا کیا؟ وہ بھی بیوی بچی کو لے کر چلے آئے۔ اسما کا ہسپتال چھڑوا دیا گیا۔ اس کا عشق سرجری۔ اس نے اپنی محبت کو چن لیا تھا۔ وہ ہاتھ سرجری کرنا بھول گئے۔ وہ ناپسندیدہ تھی، وہی رہی، وہاں گھٹن تھی، سہتی رہی۔ قیوم کو بہت ساری باتیں پتہ ہی نہ چلتی تھیں۔ ساس کی گالیاں، تانے، ادھر ادھر کی باتیں وہ سب پی جاتی تھی۔ چلو کوئی نہیں، میرے بھی تو ماں باپ ہیں، پر مظلوم بننا ہی اس کا جرم بن گیا تھا۔ اس دن قیوم گھر لوٹا تو وہ نیلو نیل تھی، زخم ہی زخم، مار پیٹ کی گئی تھی، بکھرے بال۔ وہ یہ سب دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کنجری کو پکڑا ہے میں نے ادھر پچھلے باغ میں، توبہ توبہ، اس حرام زادے پٹواری کے شودے کے ساتھ۔ وہ رو رو کر اپنی بے گناہی بتاتی رہی۔ گواہ پر گواہ کھڑے تھے، قرآن پاک پہ حلف دیے گئے۔ پٹواری کا لڑکا بھی سر جھکائے اعتراف جرم کرتا چلا گیا۔ بہک گیا تھا جی، معاف کر دو، گناہ ہو گیا، معافی سرکار، میرے کو معاف۔ اب اس پر اگتا کھلا کہ سختی سے اپنی ذات اور خاندان پر اڑے۔ وہ 2 میاں بیوی کیسے اس کے لیے مان گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنے ماں باپ اجنبی لگ رہے تھے۔ وہ جرگہ، وہ منصفی، وہ فیصلہ، وہ بے گناہ ہے جی۔ پٹواری کے منڈے کو پیسے دیے گئے ہیں، انہیں بچا لیں، وہ انہیں مار دیں گے۔ وہ ڈری سہمی ملازمہ، وہ شہر میں تھی تو محفوظ تھی، وہاں وہ اس کی حفاظت میں تھی۔ یہاں تو جنگل تھا اور جنگل کا قانون۔ جرگہ قرآن حدیث کا سا معتبر تھا ان کے لیے۔ وہ درخت سے بندھی ہوئی تھی بلال، برہنہ، تن پر صرف کچھ چیتھڑے، روتی چلاتی۔ وہ میرے باپ کی منتیں کر رہی تھی اور وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ بس رو سکتے تھے، چیخ سکتے تھے، چلا سکتے تھے، ایک ایک سے لڑ سکتے تھے اور منتیں کر سکتے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ایک ایک پتھر پہ ان کی چیخ سارے علاقے میں گونجتی رہی۔ وہ سنگساری مجھے آج بھی یاد ہے بلال، ان کی چیخیں، وہ زخم، خون، وہ آوازیں، وہ سب۔ اور اس نے قرب سے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ آدمی پٹواری کا بیٹا، اس کا کیا ہوا؟ اسے میں نے بہت بار دیکھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، حالانکہ سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ دادا جی نے اسے گولیاں مار دی تھی اور لاش کتوں کو کھلا دی تھی۔ وہ بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا۔
तुम इसलिए सर्जन बनी हो? मैं पता नहीं क्यों ये बनी, जब मैं भी बस एक कमज़ोर बेबस सी औरत हूँ। इस मुआशरे में जहाँ मेरे बाप जैसे मर्द बेबस हैं तो मैं क्या शय हूँ। बहुत सारे लम्हे खामोशी से गुजर। बिलाल को समझ नहीं आ रही थी कि वो किन अल्फाज में उसके ज़ख्मों पे मरहम रखे। क्या वाकई उसके दर्द का कोई तदारुक था? पसंद की शादी इतना बड़ा गुनाह है क्या? फिर पसंद के कपड़े पहनना, पसंद का खाना खाना, अपनी पसंद का पढ़ना, ये सब भी तो जराइम में शामिल हो जाना चाहिए। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बिलाल ने आहिस्तगी से उसके रुखसार साफ किए थे। मुझे बस एक बात पता है फातिमा, ज़ख्मों को जितना कुरे दो वो उतना फैलते जाते हैं, जितना नोचते रहो उतनी तकलीफ़ मिलती जाती है। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ था, ये भूलने की कोशिश करेंगे तो भूल सकेंगे। वो रसान से कह रहा था। जंगे लड़ने से सुकून मिलता तो दुनिया अमन अमन ना आलाप रही होती। बदला लेने से सुकून नहीं मिलता। फातिमा, दरगुजर कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि हार मान लो, लेकिन तुम उनसे जीत नहीं सकोगी तो जालिम को उसके बड़ा होने का सोच कर आज़ाद कर दिया जाए। नहीं, खुद को जालिम होने से बचाया जाए। उन्हें करने दो जो वो करते हैं, तुम वो सब ना करो जो वो तुमसे करवाना चाहते हैं। उसी शाम कयूम साहब ने उसे कहा था, तुम पर्चा कटवाना चाहो, मुकदमे लड़ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बच्चे, मुझसे मशवरा मांगती हो तो मैं कहूँगा जाने दो। वो उन पे लानत भेज कर पीछे हट गई थी। उनकी इस दवाजी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला तूफ़ान अपना आप दिखाकर अब खामोश हो गया था। वक्त हर ज़ख्म का मरहम होता है। अगले बहुत सारे दिन उसके घाव भी भर गए। उसने फातिमा का नाम असिस्टेंट के लिए लिखवाया तो अंसारी साहब ने पहलू बदला। कोई तुम्हारे सामने नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कहता नहीं है। उन्होंने उसे बगौर देखा, 1 बार, 2 बार, 4 बार। हर दफ़ा वही तुम्हें असिस्ट करेगी तो तुम्हारे ही कोलीग एतराज़ करेंगे। वो कहेंगे कि तुम उसे फेवर दे रहे हो। बिलाल आगे को हुआ, मैं उसे फेवर दे रहा हूँ सर। कोई तो क्या कहेगा, मैं खुद कह रहा हूँ। वो उसे देख कर ही रह गए। और क्यों ना दूँ उसे फेवर, वो बीवी है मेरी हर शय के साथ साथ मेरे नॉलेज और स्किल पे भी उसका पहले हक है। उसका हक है कि पहले उसे सिखाया जाए। यह अस्पताल है बिलाल, घर नहीं है। मेरे लिए घर ही। उसने कंधे उचकाए। मेरे साथ हर सर्जरी में वो असिस्टेंट होगी और चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, लेकिन उसे मत हटाएं। वो मेरी टेबल पर नहीं होगी तो मैं भी नहीं हूँगा, उसने डोटोक लहजे में कहा था। फातिमा कयूम अब मेरी बीवी है और मुझसे जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं उसे फेवर दूंगा। बस मेरी बात इतनी सी है। उसके दिल में तो वो पहले ही जगह बना चुकी थी अपनी, अब होले होले उसकी ज़िंदगी में हलूल करती जा रही थी। बिलाल ज़फ़र की ज़िंदगी की हर शय में वो शामिल होती जा रही थी।